नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं विपक्षी दलों की बैठक से, जो पटना में चल रही थी। करीब 4 घंटे चली है और अब से कुछ देर पहले ही ये बैठक समाप्त हुई है। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद मीडिया को भी संबोधित किया जाएगा। बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना इसका सबसे बड़ा एजेंडा था और इसमें देश भर के अधिकांश जो बीजेपी विरोधी दल हैं उनके बड़े नेता शामिल हुए हैं। करीब 1.5 दर्जन पार्टियों के नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। कांग्रेस, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट की तीनों पार्टियां, जेडीयू, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, उद्धव गुट, ये सारी पार्टियां जो लगातार बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाती आई हैं, ये इनके बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। और आपको बता दें कि इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूरे समय मौजूद रहे हैं। पहले एक खबर आई थी कल कि अगर दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन का भरोसा नहीं देती है तो केजरीवाल बैठक से वॉकआउट कर देंगे। हालांकि उन्होंने आज वॉकआउट नहीं किया है। उधर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस बैठक पर निशाना साध रही है। बीजेपी का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर बारात तो बुला ली, लेकिन दूल्हे का आता पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता दूल्हे का नाम जानना चाहती है। तो ये सारी बातें हैं जो इस बैठक में हुई हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास पटना से। मनीष, ये बैठक करीब 4 घंटे चली है और जो अटकलें लगाई जा रही थी केजरीवाल के बारे में, वो भी पूरे समय इस बैठक में रहे हैं। आगे क्या इसमें होगा और किस तरह की चर्चा इस बैठक में हुई है? पहले मैं अखिलेश थोड़ा सा आपको विजुअल दिखाऊंगा, तो हमारे कैमरामैन राजेश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब जो है मीडिया वालों को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एंट्री दी जा रही है। बारी बारी से सब जाएंगे। अब से करीब आधे घंटे के अंदर ये संवाददाता सम्मेलन होगा। पूरे देश के खासकर कई सारे राज्यों के, तमिलनाडु, केरला, बंगाल के बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार इस आज की बैठक को कवर करने आए। बैठक में क्या हुआ, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, जिस प्रकार से कल खबरें चली थी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुद्दे पर जो अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उसे एक तरह से अगर ये बेसिस बनाकर, आधार बनाकर कि कांग्रेस पार्टी उस पर अपना रुख साफ करे, वो इस बैठक से बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन पूरी बैठक के दौरान वो मौजूद रहे, उन्होंने अपनी बातें कही। थोड़ी सी खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से नोकझोंक भी हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता खासकर जो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो बार बार इस मुद्दे पर आपके नेताओं और इवन की आज भी जो आपके प्रवक्ताओं के द्वारा जो बयान दिया जा रहा था वो उनको पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको हमसे कुछ उम्मीद है तो आप इस प्रकार से हमें हमारी आलोचना या हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी बात है कि आज की बैठक में क्या हुआ, तो आज की बैठक में कई सारे मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। 16 पार्टियों के नेता, सारी पार्टियों के शीर्ष नेता थे, उनकी दूसरी पीढ़ी के भी नेता थे। जैसे ममता बनर्जी के साथ अभिषेक बनर्जी भी थे, शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी थी, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भगवंत मान भी थे और लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी थे। तो सारे पार्टियों के शीर्ष नेता इस बैठक में मौजूद रहे, सबने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन इस बैठक में कुछ मुद्दों पर तो आम राय बनी है, कुछ मुद्दों पर भविष्य की बैठक के लिए जाहिर सी बात है मनीष की बैठक में क्या हुआ है आधिकारिक रूप से जानने के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या कोई मोटा खाका तैयार हुआ है विपक्षी एकता का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों से लगातार नीतीश कुमार हर राज्य में, अलग अलग राज्य में जाकर के वहां के बड़े नेताओं से मिल रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया गया था। कोई खाका तैयार हुआ है कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आ रही हैं बीजेपी के खिलाफ तो फार्मूला क्या होगा? क्या जो फार्मूला नीतीश कुमार कहते हैं कि एक के खिलाफ एक, यानी बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार, क्या उस पर आगे कोई बात बढ़ी है? क्या कोई कन्वीनर का पोस्ट क्रिएट करने की बात हुई है या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर चर्चा हुई है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जरूर निश्चित रूप से विस्तार से चर्चा हुई है और ये एक आम राय बनी है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है हम व्यक्ति के मुद्दे पर नहीं, हम व्यक्ति को मुद्दा बनाकर नहीं, हम मुद्दों के ऊपर जो आम मुद्दे हैं, खासकर गरीबों का जो मुद्दा है, जो चीज़ें गरीबों को इस देश में परेशान करती है,
उसको मुद्दा बनाकर हम आगामी लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ा कैंपेन पूरे देश में चलाएं और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ये आज की जो बैठक है अखिलेश, ये इस मामले में भी अहम है कि कांग्रेस पार्टी ने मेजबानी का जो जिम्मा है वो नीतीश कुमार के कंधों पर दिया और नीतीश कुमार के एक तरह से मेजबान रहने के कारण आपने देखा कि हर दल के नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा था कि बहुत सारे दलों को शुरू में उनको लेकर इतना ज़्यादा एक उनके बीच में तलखी है, कड़वाहट है, जिससे कि वो शायद वो खुलकर सामने नहीं आए। कन्वेनर के नाम पे भी चर्चा हुई है, लेकिन किसे कन्वेनर बनाया गया है इसके बारे में अब से कुछ देर के बाद संवाददाता सम्मेलन में घोषणा हो जाएगी। लेकिन हाँ, साथ ही साथ एक सब पार्टियों में यह था कि हमको साथ चलना है, आगामी लोकसभा चुनाव में हमें साथ जाके लड़ना है, बीजेपी के साथ मुकाबला करना है और इसके लिए आने वाले दिनों में भी ऐसी बैठकों का सिलसिला आप देखेंगे। ये एक तरह से ये आज की जो बैठक है वो शुरुआत है, आने वाले दिनों में भी ऐसी बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका। आप नजर रखिए, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम आपके पास जरूर आएंगे। तो मनीष कुमार एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं सूत्रों के मुताबिक कि ये जो बैठक हुई है ये समाप्त तो हो गई है, लेकिन इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी बहस हुई है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है दिल्ली अध्यादेश को लेकर कांग्रेस पार्टी पर, यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं, इसे लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बातें रास नहीं आई है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाता है इसके लिए हम चलेंगे वापस पटना, जहां पर कि थोड़ी देर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लेकिन जो आज की बैठक हुई है इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं, क्या या साथ आ सकती हैं। जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, आगे धीरे धीरे करके बात बढ़ेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दों पर बात करेंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए, सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मुझे बताया गया कि निम्मी रस्तोगी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, वो भी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आलोक जी आप ही के पास आना चाहूंगा। ये जो बैठक हुई है इसमें कई बातें कही जा रही थी कि केजरीवाल जो है वो उठ करके चले जाएंगे और राहुल गांधी इस बैठक में नहीं आएंगे, खड़गे साहब नहीं आएंगे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए, राहुल गांधी भी इस बैठक में आए और अरविंद केजरीवाल भी उठ करके नहीं गए। लेकिन इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आलोक जी, वो मैं आपको बता देता हूं, दर्शकों को बता देता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस बैठक में तीखी बहस हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से, जिस तरह से बयान आए थे, जिसका मैंने जिक्र किया कि यह कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, और जिस तरह के बयान आए हैं उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल उठाए। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों से हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम किया है, और उसका एक एग्जाम्पल नहीं है, उसके 20 एग्जाम्पल है। हम बार बार कहते हैं कि 3 काले कानून आए तो किसके विधानसभा में सबसे पहले पास हुए? केजरीवाल जी के। महात्मा गांधी जी की जिसने फोटो हटा दी हो अपने कार्यालयों से, महात्मा गांधी से जो व्यक्ति नाराज रहता हो, जिस तरह से जिस व्यक्ति के देश की शहादत देते हुए चिथड़े उड़ गए हों, माननीय राजीव गांधी जी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और भारत रत्न वापस लेने की बात की गई, तमाम चीजें ऐसी हैं। सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलिए, हम तो फिर भी कुछ चीजों को कि चलिए भाई, बीजेपी के इशारे पर आप इतने दिन से काम कर रहे थे, कुछ सोचा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी से मिली हुई है। जिस तरह से राजस्थान में एक हफ्ते पहले केजरीवाल जी का वक्तव्य था और उनके तमाम प्रवक्ताओं का वक्तव्य है, एक सांसद है लोकसभा में, और उसके बाद इतना शोर मचाना, आधा मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल में है, फिर किस बात का अहंकार है भाई आपको? आपके ऊपर तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके सूत्र ठीक हैं कि गलत हैं, मुझे नहीं मालूम है अखिलेश भाई उसके बारे में। लेकिन इतना जरूर है, जो फैक्चुअल सिचुएशन है, केजरीवाल ने चाहे गोवा का चुनाव हो, गुजरात का हो, हमेशा से बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम किया है। अब आने वाले समय में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मनीष जी बता ही रहे हैं कि थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इतना जरूर है कि ये शुरुआत है और लंबा रास्ता है। इतना है कि बीजेपी इस बार सिमट जाएगी। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे आलोक जी, हमारे पास समय है इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन विनोद शर्मा जी को मैं इस पर लाना चाहूंगा। जो बात आपने आम आदमी पार्टी के बारे में कही, विनोद जी, आलोक जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिले हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। तो ये कौन किससे मिला हुआ है
ये मुद्दा अभी तक तय नहीं हो पा रहा और यही कारण है कि आज भी जो मीटिंग हुई है पटना में उसमें भी इस बात को लेकर के बहस हुई है कि कौन किससे मिला हुआ है। देखिए अखिलेश जी, सारी चीजें सामने हैं और तय इनको करना है, कांग्रेस नेता को और आपको, कि बीजेपी के साथ कौन है, बीजेपी के एजेंट कौन है। तो इनको, जनता को, दोनों को सफाई देना होगा, क्योंकि दोनों पर संशय है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब बहुत गंभीर आरोप है और निश्चित रूप से अभी जब प्रश्न उठ रहे हैं, जब एक साथ ये लोग बैठक में आए हैं तब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कैसी बैठक हो रही है। सौदेबाजी शुरू हो गई यहाँ बैठक के पहले और बैठक में भी सौदेबाजी हो रही कि आप हमको समर्थन दीजिए तो हम आपको समर्थन देंगे। एक कड़वा सत्य है कि यहाँ अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमावड़ा लगा है। सारे के सारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आदरणीय शरद पवार जी सबसे सीनियर हैं। राहुल गांधी जी का नाम उछाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पहले ट्वीट कर दिया कि हमको माने नहीं राहुल गांधी के अलावा। केजरीवाल जी ने वही हाल किया है। तो सारी बातें स्पष्ट है और जनता देख रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस तरह का जब अभियान शुरू किया था वो हाशिए पर चले गए, राजनीति से समाप्त हो गए और आज वही स्थिति हुई है। 14 में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सपना देखा था प्रधानमंत्री बनने का, 2 सीट पर जनता ने सिमटा दिया था। हमें आश्चर्य होता है कि हमारे सामने कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश को एक मजबूत प्रतिपक्ष मिले, आवाज को जनता का उठावे, लेकिन जनता इन्हें बार बार खारिज कर रही है इनके आचरण के कारण, इनके व्यवहार के कारण, और इनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है जनता से। तो हमें अच्छा लगता कि कोई हमारे सामने मजबूत प्रतिपक्ष। विनोद जी लेकिन मैं आपको रोकूंगा क्योंकि निम्मी रस्तोगी हमारे साथ जुड़ गई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और इससे पहले हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने जो ब्रेकिंग न्यूज वहां से दी है वो भी बता दें दर्शकों को कि केजरीवाल ने इस बैठक में अध्यादेश पर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में होगी जो कि कांग्रेस शासित राज्य है। तो यह भी आगे की बैठक का भी एजेंडा तय हो गया कि आगे भी बैठक होने वाली है और अब ये शिमला में होगी। हमारे साथ निम्मी रस्तोगी जुड़ गई। निम्मी जी, आपके आने से पहले आलोक जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो ये कह रहे थे कि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल हर राज्य में बीजेपी की मदद कर रहे हैं और एक तरह से ये जो विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही थी इसमें अध्यादेश के मुद्दे को तूल देकर के डिरेल करने का प्रयास किया गया। आपने शायद म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए निम्मी जी अपना ऑडियो। जी हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। जी अखिलेश जी, मैं आलोक जी से पूछना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं विपक्षी एकता की और तमाम तरह की नीतियों की और राजनीतियों की, पर आप मुझे बताइए कि सवाल ना राजनीति का है ना नीति का है, यहाँ तो सवाल संविधान का है। एक ऐसा अध्यादेश जिसपे पूरी विपक्षी एकता होनी चाहिए, उस पर कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष भी क्लियर नहीं कर रही है। और मैं आपको विश्वस्त सूत्रों से बताती हूँ कि हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ये लोग वॉकआउट करेंगे, यानी कि चाहते ही नहीं कि इस अध्यादेश पर कोई विपक्षी एकता हो। तो अब ये पार्लियामेंट से वॉकआउट करेंगे, आप वहां का बोल रहे हैं, ये आज की बैठक का बोल रही थी। जी, हमें ये बताया गया है कि ये वॉकआउट करेंगे और इस सिलसिले में आप बताइए कि अगर, लेकिन निम्मी जी अभी तो मानसून सेशन की डेट भी नहीं आई है, ये भी पता नहीं कि अध्यादेश कब आएगा, किस दिन उस पर बहस होगी, कब उस पर वोटिंग होगी, और अभी से इसको आम आदमी पार्टी मुद्दा क्यों बना रही? क्या आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि सारे विपक्षी दल एक आए? क्या आपको ये लगता नहीं है कि अगर आप इस तरह से विरोध करेंगे तो विपक्षी एकता को तोड़ने का ठीकरा भी आपके सिर पर फोड़ दिया जाएगा? नहीं जी, अगर ऐसा है तो फिर ये स्थिति स्पष्ट करें, क्लियर शब्दों में ये बोले कि हाँ, ये जो संविधान का ऑलमोस्ट मर्डर हो रहा है, ये जो अध्यादेश है, इसी के सिलसिले में आप अपना पक्ष क्लियर कीजिए और तब तमाम तरह के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पर कांग्रेस ये कहती है कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख करके आप हमसे ये कमिट नहीं करवा सकते कि हम क्या करेंगे। उनकी जो राज्य की इकाई है उनका फीडबैक उन्हें मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी कल जेडीयू की ओर से स्पष्ट किया गया था कि जो विपक्षी दलों की बैठक हो रही है इसमें हम राज्यवार मुद्दे नहीं उठाएंगे, अगर उठाएंगे तो जो आपसी मतभेद है वो हावी हो जाएंगे। हमारा एजेंडा है कि हम व्यापक एकता कैसे बनाएं।
जी, तो थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इनके पक्ष में। इनके किसी भी बयान से ये साबित नहीं होता है कि वाकई विपक्षी एकता चाहते हैं। ये हर चीज को डिरेल करना चाहते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मैं आपको दे सकती हूँ जिससे ये पता चलेगा कि ये लोग सीरियस नहीं है विपक्षी एकता के मुद्दे पर। और हमारी इंटरनल इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं विपक्ष को। ये लोग आपका इंटरनल इंटेलिजेंस वाकई, हाँ सही बात, उसको लेकर कई तरह के दावे होते रहे। लेकिन आलोक जी, वो चाहते हैं कि आप कमिटमेंट दें, आप सीधे सीधे शब्दों में बताएं कि जब अध्यादेश पर वोटिंग होगी राज्यसभा में तो आपके सांसद क्या करेंगे। वो उसके समर्थन में वोट देंगे, खिलाफ में वोट देंगे या वॉकआउट करेंगे। उनका इंटेलिजेंस ये कह रहा है, उनके विश्वस्त सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस वॉकआउट करेगी। देखिए, मुझे लगता है इनके विश्वस्त सूत्र तो ये भी कहते थे सारी कांग्रेस भ्रष्ट है। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे से आज आकर मिले, वो भी भ्रष्ट थे। शरद पवार भी भ्रष्ट थे। एक लिस्ट लेकर बैठते थे केजरीवाल जी, ये भ्रष्ट है कि नहीं है। वीपी हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अखिलेश जी। तो इनके सूत्र केवल सत्ता हथियाने तक है, कुछ नहीं। 3 वक्तव्यों की बात करता हूं मैं। सबसे पहला कि संविधान खतरे में है भाई। अब अगर ये अध्यादेश नहीं आता तो कांग्रेस बहुत बुरी थी। अब ये अध्यादेश आ गया, कांग्रेस का साथ चाहिए तो कांग्रेस भी अच्छी है, और बाकी जितने भ्रष्टाचारी लाइन में खड़े कर रखे थे इन्होंने, वो भी सब अच्छे हैं। अध्यादेश नहीं आता तो सब भ्रष्टाचारी। प्रेशर टैक्टिक्स, 4 दिन पहले केजरीवाल जी का एक बयान आता है कि जो बैठक होगी उसके ऊपर अध्यादेश पहला एजेंडा होगा। अरे एजेंडा तय नहीं हुआ, आपको कहां से पता चल गया पहला एजेंडा होगा। अब निम्मी मेरी बहन आई है, ये भी कह रही है कि हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं वॉकआउट करेंगे। अरे भाई, कहां से पता चल गया आप लोगों को। अखिलेश भाई कह रहे हैं कि अभी तक डेट तय नहीं हुई है। तीसरा, वॉकआउट करेंगे। अरे भाई, वॉकआउट करेंगे नहीं करेंगे क्या पता है अभी। क्या करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे आपको बताएंगे। तो आलोक जी, सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी की मंशा पर संदेह है। आलोक जी का एक और प्रेशर टैक्टिक्स आया था थोड़े दिन पहले। नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे आलोक जी, क्या आपको आम आदमी पार्टी की मंशा पर संदेह है? आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी दरअसल अपना एजेंडा आगे रखना चाहती है? और क्योंकि बयान तो उनकी ओर से ये भी आए कि वो ना तो पंजाब में ना दिल्ली में आपसे तालमेल नहीं करेंगे, कोई चुनावी गठबंधन नहीं होगा, तो फिर ये उनकी हिस्सेदारी इस बैठक में वो क्या कहती है? मैं वही कह रहा हूं कि इनके बयान हमेशा से विरोधाभासी, और ऐसे नहीं पहले दिन से विरोधाभासी। जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के पलट जाता हो, एफिडेविट बांट के वोट लेता हो, जो व्यक्ति कहता हूं मैं एक भी 4 कमरे का मकान लूंगा और फिर 20 करोड़ के महल में रहता हो, उस व्यक्ति से कैसे कोई भरोसा कर सकता है? इनके ऊपर केवल बीजेपी भरोसा कर सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी नसें इनकी बीजेपी ने पकड़ रखी। ठीक है, लेकिन निमी जी इशारे पर चुनाव निमी जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं सारे। जी आलोक जी निमी जी का जवाब ले लेते हैं, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। निमी जी, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं क्योंकि जिस तरह से आप अपने एजेंडे को पुश करना चाहते हैं और उससे पूरी विपक्षी एकता को खतरे में डाल रहे हैं। अखिलेश, मैं कहना चाहूंगी पिछले 9-10 सालों से इन लोगों का कंफ्यूजन ही क्लियर नहीं है कि हम कांग्रेस के साथ है या बीजेपी के साथ है। हम कभी बी पार्टी बन जाते हैं कांग्रेस की, कभी बीजेपी की बन जाते हैं। तो मुझे मैं सिर्फ इस मुद्दे पे मुस्कुरा सकती हूँ। हम एक इंडिपेंडेंट नेशनल पार्टी है, हमारा एक स्टैंस है, हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है, और हम ये कहते हैं कि संविधान का आदर होना चाहिए। उस पर अगर आप कांग्रेस प्रिंसिपल स्टैंड नहीं ले सकती है तो बताइए फिर अब क्या समझा जाए। ठीक है, कितना मुश्किल है एक सही बात को सही कहना और क्लैरिटी से पब्लिकली डिक्लेयर करना कि हाँ, हम संविधान को बचाने के लिए किसी का भी सपोर्ट करेंगे और कोई भी अध्यादेश। मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर विनोद शर्मा, जाते जाते आपसे आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आप दोनों को सुन रहे होंगे, आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा कि जो आपके खिलाफ मिलकर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले कहा कि ये देश की जनता को आश्चर्य हो रहा है कि कैसी बैठक हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि जयप्रकाश के भूमि पर हो रही है और जयप्रकाश के चेले इस मीटिंग में बैठ रहे हैं। जो जयप्रकाश के आंदोलन से निकले थे, शासन के खिलाफ कांग्रेस ने जो यहाँ पर इमरजेंसी लाई थी, तो समझिए ये अवसरवादी लोगों का गठजोड़ है। ये सब जी, आपकी आवाज चली गई है विनोद जी, शायद म्यूट हो गया है। विनोद, क्या सुन पाएंगे हम विनोद जी को? आप कोशिश कर रहे हैं? विनोद जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार।
अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आ रही हैं पटना में, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां शुरू हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े दिग्गज नेता विपक्ष के पटना में इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं वो अब मंच पर आ गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर पटना में शुरू होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शरद पवार एनसीपी प्रमुख वहां पर हैं, महबूबा मुफ्ती भी वहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जेडीयू के अध्यक्ष, ये भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और साथ ही अखिलेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, साथ ही लल्लन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी यहाँ पर पहुँच गए। तो तमाम नेता जो आज इसमें आए, राहुल गांधी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा विपक्षी दलों की जो एक बैठक आज हुई है, करीब 4 घंटे ये बैठक चली है पटना में। नीतीश कुमार ने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे और ममता बनर्जी ने सुझाव दिया था कि बैठक जो है वो दिल्ली के बजाय पटना में हो। और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि अगली बैठक का स्थान भी तय हो गया है, वो शिमला में होगी। और जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है हम आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे कि क्या सहमति बनी है, आखिर आज इस पे एजेंडा क्या हुआ है, एजेंडे में क्या बातें थी और क्या क्या चीज़ें तय हुई है। लेकिन जो कुछ देर पहले आप गर्मा गर्म बहस सुन रहे थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में, वो दिखाता है कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना, एक मंच पर आना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि हर दल के अपने एजेंडे हैं, हर दल का अपना एक विचारधारा है और वो उसी के हिसाब से चाहता है कि दूसरे दल भी चलें। आम आदमी पार्टी चाहती है कांग्रेस कमिटमेंट दे कि जब भी दिल्ली के अफसरों की नियुक्ति ट्रांसफ़र के वो लेकर के जो अध्यादेश आया है उसको संसद में लाया जाए, तब कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करे। लेकिन कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों ही जो यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, वो चाहती है कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। और वहीं आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि दिल्ली और पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो वैसे में जो एक के खिलाफ एक का फार्मूला जिस पर चर्चा की बात हो रही है कि एनडीए के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार, तो वो कैसे होगा जब शुरुआत में ही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो गठबंधन नहीं करेंगे किसी भी दल के साथ। यही बात पश्चिम बंगाल में भी है, जहां पर कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का अलायंस ना हो। हालांकि यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी, डी राजा, ये तमाम एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से नीतीश कुमार के लिए कि वो इन तमाम नेताओं को एक मंच पर ले आए हैं। आलोक शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे बताया गया है। आलोक जी, तस्वीरें आ रही हैं, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तब तक आप अपनी बात कहें कि क्या एजेंडा रहने वाला है आने वाले वक्त के लिए। अब आप आम आदमी पार्टी को एक सेकंड के लिए भूल जाइए, लेकिन जो ये मीटिंग हुई इसके बारे में कुछ बात बताइए। देखिए, मुझे लगता है बहुत ज्यादा तो खबर मुझे नहीं है, लेकिन 2024 की रणनीति के बारे में पहली प्रिलिमिनरी डिस्कशन हुई है कि मुख्य मुद्दे कौन से रहेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो राफेल का हो, चाहे अडानी का हो। कई बार कुछ विचारों में फर्क पहले भी रहता रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कैंपेन कैसे आगे बढ़ेगा, कैंपेन कमेटी कौन हैंडल करेगा, नहीं करेगा, आने वाले दिनों में किस तरह से प्रचार आगे बढ़ेगा, मुझे लगता है कि संसद की रणनीति क्या है। मेरा अंदाजा है कि यही तमाम चीजें इस विपक्ष की मीटिंग में रही होंगी। लेकिन दिक्कत यह है कि अखिलेश जी, यूपीए वर्सेस एनडीए अगर आप करें तो आज यूपीए का कुनबा बढ़ा है, और अगर एनडीए का कुनबा देखें तो लगभग 26 पार्टियां जो हैं वो उनको छोड़कर चली गई। 2014 में जो 28 पार्टियां थी उसमें से आज एक मैं आपको रोकूंगा आलोक जी, नीतीश कुमार बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। और अनेक पार्टियां थी, जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, और इनके अलावा और लोग भी आए थे। और फिर जो यहाँ पर दूसरी ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही। शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी। और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे, और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। और फिर वो श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी रही। और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रहे। और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वो मौजूद रहे और बाकी जो सब लोग हैं सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे डी आर बालू जी और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के। और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं। ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज़ जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे। तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूंकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, अब बाकी कहेंगे, अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग ही खुद भी कहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए और सब लोग से बोलिए थोड़ा। हाँ, आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा, आप ही बोलिए। अच्छा ठीक है। नीतीश जी, लालू जी, शरद पवार जी, ममता जी, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे, क्षमा करना येचुरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है। तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में हाँ शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर
हाँ, ये तो टेंटेटिव है, लेकिन बहरहाल 1-2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह, महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे। एक होकर, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे। और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया, आज उनका धन्यवाद करता हूं। और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्होंने कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए हैं नेता वहां से, तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करेंगे। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, इसके बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं, उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। ठीक, बोलिए ममता जी, बात एक, अरे कुछ लोगों को प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था, तब कुछ लोग चले गए कह के, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं, पहले सब लोग बोल दे जो भी हैं और उसके बाद वहां तो समय ज्यादा न लगा, इसके चलते। आज पटना में जो हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी ये मीटिंग में आए हुए हैं, एक चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं। बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है।
शरद जी का माफिक सीनियर लीडर भी आए, लालू जी बहुत दिन बाद पॉलिटिकल मीटिंग में उतरे, नीतीश जी मीटिंग कन्वीन किया है हम लोगों को रिक्वेस्ट करने के बाद, उसको बाद पहले मिला, राहुल जी आया, खड़गे जी आया, अखिलेश भाई आया, तेजस्वी है, हमारा हेमंत सोरेन जी है, दीपंकर भट्टाचार्य है, उमर है, महबूबा जी है, राजा है, सीताराम जी है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार जी है और सारे बहुत सारे लीडर है। एक चीज हुआ, पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हमारा कहने नहीं चाहती हूं, इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं। ऐसे हम लोगों ने ये तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफिक बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करते हैं, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करते हैं, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। 1, वी आर यूनाइटेड, 2, वी विल फाइट टुगेदर, 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा, 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस। आप लोगों ने हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और आप लोगों ने पूरा मदद दिया। मैं तो इधर में बहुत इंटरनेशनल प्रेस भी है और लोकल प्रेस भी है, रीजनल प्रेस भी है, हॉट स्टेट का प्रेस भी है कि आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई थिंक द हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर। बीजेपी वांट्स द हिस्ट्री शुड बी चेंज एंड वी वांट हिस्ट्री शुड बी सेव्ड फ्रॉम
फ्रॉम बिहार। थैंक यू। आदरणीय शरद पवार जी। कई हमारे साथियों ने इस मीटिंग में क्या हुआ और किस पर ध्यान दे दिया, ये तो बात आप सबको बताइए। आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं। जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो या स्थिति, एक सांप्रदायिक स्थिति पैदा करने की साजिश जगह जगह पर हो रही है और जिससे समाज की एकता हो तो ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का, और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। बाकी कुछ न कुछ मतभेद हो सकते हैं मगर लार्जर नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नज़रअंदाज छोड़कर हमने आगे जाने का तय किया है। अब मुझे विश्वास है कि पटना की जो शुरुआत है वो देश में बदलाव लाने की शुरुआत होती है। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर एक संदेशा यहाँ से दिया और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया। कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गई और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई और सब साथी यहाँ आ गए, इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने का इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी शेर शिमला की मीटिंग में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। सबसे पहले तो आज हम सब लोगों का यहाँ जमा होना मेरे ख्याल में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेक्युलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबोरेटरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे तो आप सुन रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पटना में हो रही है इस समय, और विपक्षी दलों की बैठक अब से कुछ देर पहले ही खत्म हुई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बैठक में 3 बड़े फैसले किए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि सारे विपक्षी दल जो यहाँ पर मौजूद थे वो एक हैं। दूसरा फैसला ये किया गया है कि सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और तीसरा फैसला ये है कि अब जो अगली बैठक है वो 10 या 12 तारीख को जुलाई को शिमला में होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का विरोध साफ तौर पर दिख रहा है। आम आदमी पार्टी चाहती है कांग्रेस दिल्ली वाले अध्यादेश के खिलाफ वोट डालने का सार्वजनिक रूप से ऐलान करे, और साथ ही ये भी कह दिया है कि अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती तो आगे अब जो भी बैठक होगी उसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ शिरकत नहीं करेगी।